तरंगाग्र के बारे में कल बताए थे, है ना। यदि किसी माध्यम में सभी कण कंपन की समान कला में हो, यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, है ना, कि सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, ये कोई स्रोत है, ये कोई स्रोत है, बिंदु स्रोत, तो इसके चारों ओर प्रकाश निकलेगा, एकदम चारों ओर एकदम गोल स्रोत है, तो इसके चारों ओर ऐसे ऐसे प्रकाश निकलेगा ना, तो ये कुछ तरंगे कुछ इस तरह से निकलती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे तरंगे निकलेंगी आगे की तरफ। ठीक है। तो जिधर की तरफ तरंगे निकलती हैं, तो तरंग के संचरण की दिशा उसको बोलते हैं, ना, कि तरंगे किधर चल रही हैं। तरंग के संचरण की दिशा को हम किरण भी बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? किरण। और किरण हमेशा जो है तरंगों के लंबवत होती है, तरंगों के लंबवत होती है। तो तरंग ऐसे ऐसे है, ठीक है, और उसके क्या है? लंबवत होती है। हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब संचरण की दिशा हमेशा तरंगों के लंबवत होती है। बात समझ में आई कि वो किधर का चल रही है। इसको क्या बोलते हैं हम? तरंगाग्र बोलते हैं। तरंगों के सामने का भाग वो क्या कहलाता है? तरंगाग्र। इसको आगे से देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे। ठीक है। अगर एक मान लो कि एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से कटोरी टाइप का लगा दिए, तो इसमें से प्रकाश निकलेगा, तो ऐसा ही निकलता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, ऐसे निकलता हुआ जाएगा। इसी को हम आगे से देखेंगे, इसी को क्या कहते हैं? तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो इसमें जितने कण हैं सब कंपन की क्या है? समान कला में है। उनको मिला रहे, नहीं कि यहाँ का कण ऐसे मिला दिए, है ना, यहाँ का कण ऐसे मिलाएंगे तो ये थोड़ा ना बनेगा, इसको हम तरंगाग्र कहेंगे। तो तरंगाग्र का मतलब समझिए, लिखना तो खैर इसी तरह से है, लेकिन उसका भोजपुरी भाषा में मतलब समझो कि मतलब कि सब कण मतलब कि एक ही कोण पर हो, तो उसी को हम कह रहे हैं कि कंपन की समान कला में हो। मतलब कि अगर श्रृंग अर्थ की बात करें तो श्रृंग में जितने कण हैं उन सब कणों को मिला दें तो जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। या फिर गर्त के जितने कण हैं सब कणों को मिला दें तो उसको हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। तो तरंगाग्र का मतलब तुम समझ गए होगे, ठीक है, कि किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, है ना, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हो, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। बात क्लियर है कि तरंगाग्र क्या है? तरंग अग्र, है ना, वेव फ्रंट, तरंग के आगे का भाग जो हमको दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है। हाइगेंस की सिद्धांत की थोड़ी बहुत बातें हुई थी कल। चलिए अगला है हाइगेंस का सिद्धांत। तो हाइगेंस के सिद्धांत में इन्होंने माना कि प्रकाश किस रूप में चलती है? प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। जितना न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है सब समाप्त हो चुका है, अब केवल क्या बचा हुआ है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। तो अधिक से अधिक थ्योरी है इसमें अधिक से अधिक इसी समय याद करो तो अच्छा है जब तैयारी चल रही है, क्योंकि इसके बाद रिवीजन का समय नहीं मिलेगा, है ना। तो इस बात को अभी तैयार कर जाइए, काम खत्म। तो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो पूछो लोगों ने पूछा कि भाई ठीक है, आपने कहा प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो जिन्होंने प्रकाश की चाल ज्ञात किया था उन्होंने बताया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸। लेकिन प्रकाश की चाल उन्होंने ज्ञात किया तो किस बात को लेकर ज्ञात किया? कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो उसकी चाल 3 × 10⁸ है। लेकिन प्रकाश जब ऐसे ऐसे चलने लगेगी तो चाल पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है। तो इस बात को लोगों ने पूछा कि जब प्रकाश ऐसे ऐसे चल रही है तो जरूर कुछ चाल में अंतर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश की चाल कितनी रहेगी? प्रकाश की चाल भी कितनी रहेगी? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होगी, भले वह किस रूप में चले? तरंगों के रूप में चले। उन्होंने एक और कल्पना की। लोगों ने पूछा कि अगर तरंग आप मान रहे हैं तो तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो तरंग को चलने के लिए यदि माध्यम की आवश्यकता होती है तो माध्यम कहाँ है ना? क्या ऐसा माध्यम है? क्योंकि निर्वात में भी प्रकाश चलता है, तो निर्वात में हम कौन सा माध्यम माने? जल में चल सकता है तरंग, जो है कि वायु में तरंग चल सकता है, ये सारे माध्यम हो गए, है ना। लेकिन निर्वात में कौन सा माध्यम माने हम?
जिसमें प्रकाश चलता है। अगर तरंग है तो तरंग हमेशा जो है कि जैसे ध्वनि तरंग हो गया, तो ध्वनि तरंग बिना वायु का नहीं चलेगा, है ना। जहाँ वायु नहीं है वहाँ तुमको सुनाई नहीं देगा, बात समझ में आई, क्योंकि तरंग के रूप में वो वायु में ट्रांसफर करता है। अब जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे आवाज की एनर्जी एक कण दूसरे कण को क्या करती है, पहुंचाती है, तो फिर तुमको सुनाई देता है, बात समझ में आई। वह कंपन जो है, वह तरंगों के कंपन जो है वह साउंड के रूप में बनता है, वह तुमको क्या करता है, सुनाई देता है। बात समझ में आई। अब वो कुछ नहीं होता है, वही श्रृंग और गर्त जो होता है वही आवाज बन के निकलता है, वही कंपन वही तरंग ही आवाज बन के निकलता है। तो कैसे लोग जो है कि सूर्य का आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सूर्य का आवाज कैसे रिकॉर्ड हुआ, सूर्य का आवाज कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, वहां पर कोई वातावरण है कि सुनाई दे रहा है कि क्या बोल रहा है ना। तो जो उससे तरंगे निकल रही होंगी उस तरंगों को किस में कन्वर्ट किया गया है, साउंड में, क्योंकि तरंग ही को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, साउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो पता चला कि नहीं भाई सूर्य का आवाज ऐसा होता है, और बाकी ग्रहों का भी, सारे ग्रहों का आवाज रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, अंतरिक्ष में जो कुछ भी आवाज रिकॉर्ड किया जाता है उसमें पहले तरंगों को लेकर किस में कन्वर्ट किया जाता है, साउंड में। तो पूछा गया कि तरंग रूप में तो चलता है, ठीक है, लेकिन तरंग रूप में चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम क्या है, ठीक है। तो माध्यम पूछा गया, तब माध्यम उन्होंने बताया एक काल्पनिक माध्यम की उन्होंने कल्पना की, और कहा कि माध्यम पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक काल्पनिक माध्यम ईथर से बना हुआ है। काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना उन्होंने किया, कहा कि काल्पनिक माध्यम ईथर से बना हुआ है, जो कि भारहीन होता है, भारहीन होता है, जो दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है, भारहीन होता है, उसका घनत्व बहुत कम होता है, बहुत कम मतलब बहुते कम, इतना कम कि वह ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकता है, ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकता है, मतलब इतना कम होता है, ठीक है। उसका घनत्व उन्होंने माना कि बहुत कम होता है, वह किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकता है, चाहे वायु हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। उन्होंने काल्पनिक माध्यम की कल्पना की कि नहीं, एक कल्पना मानते हैं ईथर, ठीक है। तो बाकी एक आध दो बात तो समझ में आती है, इस बात का मतलब किसी को समझ में नहीं आया कि ईथर काहे मान रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बाद में चल के इस बात को नकार दिया गया कि ईथर उथर कुछ नहीं, लेकिन इस पर जो है उन्होंने कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, इस बात को उन्होंने एक आध दो टॉपिक का जो है कि व्याख्या किया, जैसे कि व्यतिकरण हो गया और विवर्तन हो गया। बात समझ में आई। अब समझिए कि फिर उन्होंने हाइगेंस का ये सिद्धांत था, हाइगेंस का इतना सिद्धांत, फिर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ध्यान से समझते जाइएगा। फिर उसके बाद आता है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक क्या है, तो द्वितीयक तरंगिकाओं का उन्होंने सिद्धांत बताया, तो कहा जब किसी स्रोत से प्रकाश चलता है ना, जब किसी स्रोत से प्रकाश चलता है तो जितने कणों से मिलता है, चाहे उसके जितने कण होते हैं, वह स्वयं एक दूसरे स्रोत का कार्य करने लगते हैं, स्वयं एक दूसरे स्रोत का कार्य करने लगते हैं। मतलब कि इस बल्ब से प्रकाश निकला तो आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, तो जितने कण उसके सामने आ रहे होंगे वह कण स्वयं एक बल्ब की तरह कार्य कर रहे होंगे। उनका कहने का मतलब ये था, समझे। मतलब मान लो कि यहाँ एक कोई स्रोत है, तो स्रोत से ऐसे प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, तो इसके आगे जो कण भी उसको मिल रहे हैं वह कण स्वयं भी क्या बनने लगेंगे, एक प्रकाश स्रोत बनने लगेंगे। इससे भी क्या निकलता होगा, प्रकाश निकलता होगा, ऐसा उन्होंने कल्पना किया। बात समझे कि नहीं। आज जैसा तरंगाग्र उस स्रोत का होगा वैसे आगे वाले कणों का भी तरंगाग्र होता जाएगा। इसी को हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिका। जो अगले कण होंगे और जो स्वयं स्रोत की तरह कार्य करेंगे उसको भी हम क्या कहें, उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिका, तरंगाग्र। समझिए कि मान लीजिए
चलो ध्यान दो इधर, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ध्यान दीजिए, समझिए। तो यहाँ पर समझना कि एक स्रोत है यस, इससे तरंगे निकल रही हैं, प्रकाश तरंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मान लो कि जा रही होंगी और इसका तरंगाग्र ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। तरंगाग्र इस तरह से बनता हुआ जाएगा, इस तरह से बनता हुआ जाएगा, है ना, आगे की तरफ। तो अभी बात समझिएगा, इस तरह से तरंगाग्र बन रहा होगा, तो इसके आगे जितने कण होंगे वह स्वयं भी एक स्रोत का कार्य करेंगे। अब ये वाला स्रोत जो है, मेन स्रोत जो है, एक तरंगाग्र इस तरह का कार्य कर रहा है, क्या गोलीय तरंगाग्र बन रहा है। ध्यान से सुनो, इस बात को समझते जाओ। एक स्रोत है, इससे तरंगे निकल रही हैं इस तरह, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है, गोलीय तरंगाग्र निकल रहा है। अब इसके आगे जो कण भी मिलेंगे वह स्वयं क्या बन जाएंगे, एक स्रोत बन जाएंगे और स्रोत की तरह कार्य करेंगे, और उससे भी क्या निकलने लगेगा, गोलीय तरंगाग्र निकलने लगेगा। तो मतलब कि मान लो कि यहाँ पर 2-4 गो कण थे, ऐसे सपोज करिए, ठीक है। तो यह स्वयं भी जैसे यस कार्य कर रहा था, यह सब के सब कण भी स्वयं क्या कैसे कार्य करेंगे, जैसे कि यस कार्य कर रहा था, जैसे कि स्रोत कार्य कर रहा था, है ना। तो यह स्वयं भी इस तरह से क्या निकालने लगेंगे, एक गोलीय तरंगाग्र निकालते हुए क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इसके सबके स्पर्श रेखाओं को अगर मिला दिया जाए ऐसे, द्वितीयक तरंगिकाओं के सबके स्पर्श रेखाओं को अगर मिला दिया जाए, तो हमको मेन स्रोत का अगला वाला तरंगाग्र क्या होता है, मिल जाता है। मेन स्रोत का अगला वाला तरंगाग्र, ये सारे छोटे छोटे जो थे वह सब कण थे, उसके तरंगाग्र थे, जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र। अब फिर जब ये आगे पहुंचेगा तो आगे बहुत सारे कण होंगे उसके, उनसे भी क्या निकलेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं ऐसे ऐसे बनती हुई जाएंगी, ऐसे ऐसे बनती हुई जाएंगी, ठीक है। इनके सबके स्पर्श रेखाओं को ऐसे मिला देंगे, तो फिर इस मेन स्रोत का अगला वाला क्या मिलेगा, तरंगाग्र मिलेगा। तो इसी तरह से तरंगे आगे की ओर क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, ठीक है। फिर अगले कण का तरंगाग्र बनाओगे, फिर अगले कण का तरंगाग्र बनाओगे, इसी तरह से मेन स्रोत का भी तरंगाग्र हमको क्या होता है, प्राप्त होता जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ बात। तो द्वितीयक तरंगिकाएं किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको अनवालोप बोलते हैं या फिर स्पर्श रेखा, जो कि ये इसको तुम मिला रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, अनवालोप या फिर स्पर्श रेखा। क्लियर हुआ बात, ध्यान दो। तो इसमें 3 बातें बताया हमने, 3 बातें बताया। एक क्या, तरंगाग्र था, तरंगाग्र क्या था कि कंपन की समान कला में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। द्वितीयक तरंगाग्र क्या था कि आगे वाले जो कण होते हैं वह स्वयं भी उसी तरह कार्य करते हैं जैसे कि स्रोत कार्य कर रहा था, और उसी तरह उससे भी तरंगिकाएं निकलती हैं जैसे कि स्रोत से निकल रही थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। और उन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवालोप खींचा जाए तो हमको मेन स्रोत का अगला वाला क्या मिलता है, तरंगाग्र मिलता है। बात समझ में आई, अनवालोप या फिर स्पर्श रेखा, तो हमको क्या मिलता है, अगला वाला तरंगाग्र मिलता है। तो ये था तुम्हारा, ये छोटा सा बात पूछता है कि हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं को समझाइए। तो ये 2-3 बातें लिखनी होगी, यही थोड़ा सा तुम्हारा थ्योरी है और 2 डेरिवेशन है, ठीक है। अब फिर उसके बाद चैप्टर समाप्त है। क्या टाइम हो रहा है, तो 2 अब्बे खत्म करते हैं, फिर घरे जाइए, अभी 20 मिनट समय है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। एकदम 2 लाइन का है। अब बस इसमें सबसे बड़ी बात है फिगर को समझना। हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा हमको परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। हमने बताया था ना कि हाइगेंस ने कुछ बातों की व्याख्या की, क्योंकि प्रकाश जो जो चीजें करता है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। आप जो मान रहे हैं सो, आपने कहा कि सरल रेखा में चलता है, तो ठीक है भाई, सरल रेखा में चलता है तो परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, व्यतिकरण कैसे होता है, विवर्तन कैसे होता है, ध्रुवण कैसे होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इन सारी बातों को आप बताइए, है ना, कि कैसे कैसे इसका व्याख्या होगा।
तो किरण को अगर सीधी रेखा माना गया तो परावर्तन की व्याख्या हो गई, अपवर्तन की व्याख्या हो गई, लेकिन व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या नहीं हो पाई। लेकिन जब हाइगेंस ने उसको तरंग मान लिया तो परावर्तन की व्याख्या हो गई, अपवर्तन की व्याख्या हो गई, विवर्तन की व्याख्या हो गई और व्यतिकरण की व्याख्या हो गई। लेकिन दो बातें बच गया, एक ध्रुवण और एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव को वापस से जो है कि प्रूफ करने के लिए हमको क्या मानना पड़ा, एक सीधी रेखा, सरल रेखा माननी पड़ी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, फिगर समझ गए तो समझ लीजिए कि इसको प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिए, एक ZZ डैश एक परावर्तक तल है, ZZ डैश एक परावर्तक तल है, मतलब कोई शीशा उसा है ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस पर प्रकाश ऐसे पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे पड़ेगा, ठीक, ध्यान से समझते जाना। तो एक कोई समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र का मतलब ये कहें कि मान लो कि यहाँ कोई सोर्स है, लाइट लगा हुआ है, इससे जो है इस तरह से कटोरी इसमें लगा हुआ है, ये इस पर आकर क्या करता है, पड़ता है, तिरछा इस पर क्या होता है, आपतित होता है। तो यहाँ से किरण चलेगी, ठीक है, ये चलती ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो कि कैसे आ रही है, वो समतल तरंगाग्र है। समतल तरंगाग्र मतलब एकदम सीधी ऐसे आ रही है, उस पर तिरछा क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो एक तरंगाग्र मान लिए AB जो इस पर तिरछा आपतित हो रही है AB, और यहां से यह किरण चल रहा है ये, ठीक है। हमने बता दिया था कि किरण जो है यानी रे जो है हमेशा तरंगाग्र के क्या होती है, 90 डिग्री पर होती है। तो ये कितनी डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर। ये कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? ध्यान से समझते जाना। इस फिगर को खाली समझ लो, फिर उसके बाद एक लाइन का मात्रा है, हल हो जाएगा। खाली फिगर को समझ लो। ये तुम्हारा AB क्या है, तरंगाग्र है, जरा इधर से लिखते हैं, B है, ये A, AB तरंगाग्र है। ध्यान से सुनना, ये किरण चली थी ऐसे, तो जब ये वाली जो किरण है, ये वाली, वह देखो पहले A पर टकरा चुकी है, लेकिन अब ये वाली नहीं टकराई है, नहीं टकराई है ना। अभी हमने द्वितीयक तरंगिकाओं में बताया कि आगे के जो कण मिलते हैं फिर वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू होती हैं। तो जैसा ही इस पर टकराएगा या आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो ऐसे ऐसे ये टकराता जाएगा इसमें, और फिर सबसे लास्ट में ये वाला क्या होगा, यहाँ पर टकराएगा, सबसे लास्ट में वाला टकराएगा। तो अभी बीच का सारा मामला खत्म करते हैं, बस खाली उसको समझते हैं। t बराबर 0 पर यह A पर टकराया है, कितना पर, t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 पर जब यह A पर टकराया है, परावर्तक तल के किस पर टकराया है, A पर, उसी समय t बराबर 0 पर यह कहाँ था, B पर था। इधर वाला B पर था, इधर वाला कहाँ टकरा गया, A पर टकरा चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन t समय पश्चात या B वाला कहाँ टकरा गया, A डैश पर। t समय पश्चात वह B वाला कहाँ टकरा गया, A डैश पर। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये टकरा चुका है ना, तो जब तक ये यहाँ पर पहुंचेगा ये भी तो यहाँ टकरा के फिर परावर्तित होकर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पर टकरा के इधर आगे की तरफ बढ़ चुका होगा। तो जितनी इसकी दूरी है, जितना दूरी तय किया है, क्योंकि प्रकाश सेम चाल से चलता है, तो यहाँ भी मान लो कि भी चाल से चल रहा है, तो यहाँ की यहाँ दूरी कितनी हो गई, VT हो जाएगी, है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर चाल है प्रकाश का भी और समय यहाँ से यहाँ तक का कितना लगा है, T, तो बताओ BA डैश बराबर कितना होगा, VT होगा कि नहीं होगा। अगर प्रकाश का चाल भी है और यहाँ से B से A डैश तक जाने में उसको T समय लगा है, तो BA डैश का मान कितना होगा, VT होगा। तो VT दूरी का एक प्रकार में चाप लेते हैं और उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, यहाँ से कितने दूरी तक का, VT दूरी तक का, और फिर उसको ये B डैश मानते हैं, इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। और यही जो होगा इसी को हम परावर्तक तरंगाग्र कहेंगे। क्या, परावर्तक तरंगाग्र। ये आगे की तरफ ऐसे निकला और ये आगे की तरफ ऐसे निकला। अब ये देखो, ये तरंगाग्र आपतित हुआ है और ये तरंगाग्र परावर्तित हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, ये पहले पड़ा है ना,
ये इस पर पहले पड़ा है, आ गया है ऊपर, था नीचे, आ गया है, ये था ऊपर, आ गया है, तो फिगर उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? फिगर उल्टा हो गया ना। यही है कि प्रकाश जो है शीशे पर पड़ने के बाद फिगर को क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। तो ये हुआ तुम्हारा आपतित तरंगाग्र, ये हुआ परावर्तित तरंगाग्र। अब हमको ये दिखाना है आई बराबर आर, तब ना हम कहेंगे कि भाई परावर्तन का नियम फॉलो हो रहा है। परावर्तन का ये नहीं नियम है ना कि आई बराबर आर हमको दिखाना है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब यहां से ध्यान से समझते जाइएगा। ये रहा तुम्हारा आपतित किरण है, यहां से अभिलंब खींचिए, अभिलंब खींचिए, तो यहां से यहां तक का कोण कितना है? आई। यहां से अभिलंब खींचो और ये रहा तुम्हारा परावर्तित किरण, तो यहां से यहां तक का कोण कितना है? आर। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं ना। फिगर को बस खाली समझो। यहां से देखो बी ए डैश का मान कितना है? बीटी। लेकिन ए बी डैश का मान तुमसे पूछे तो कितना बताओगे? बीटी है ना, क्योंकि उतने दूरी का चाप लेके काटे हैं। क्योंकि जितना समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा, यानी ए से बी डैश की दूरी भी बीटी है और बी से ए डैश की भी दूरी क्या है? बीटी है। तो बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बीटी। अब यहां से समझते जाइए, ये परावर्तित तरंगाग्र है, ये आपतित तरंगाग्र है और ये अभिलंब खींचा गया है, तो अभिलंब के साथ बना कोण यहां पर आई है और अभिलंब के साथ बना कोण यहां पर क्या है? आर है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अब समझते जाइए, यहां से समझते जाइए। हमने बताया कि किरण जो है तरंगाग्र के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90। तो बताओ ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा ना। ये तरंगाग्र है तुम्हारा ए बी और ये किरण है, तो किरण तरंगाग्र के साथ कितना कोण बनाएगी? 90। तो बता दीजिए ये इतना आई है, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस आई, 90 माइनस आई है। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ, ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब ये पूरा कोण कितना होगा? ये भी तो 90 होगा, क्योंकि अभिलंब है, अभिलंब है ना। ये इतना 90 माइनस कितना है? आई है, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस आई। इस चीज को बड़ा गौर से समझिए, हम क्या समझा रहे हैं, फिर से समझो। देखो इधर ध्यान दो, ये पूरा कोण कितना है? 90। ये कितना था? तो ये कितना बचा? ये पूरा कोण कितना है? 90। और ये कितना है? तो ये कितना बचा? 90 में से घटा देंगे तो 90 माइनस 90 माइनस, तो कितना बच गया? 90 माइनस 90 प्लस आई, ये कटा कितना बचा? मतलब ये पूरा कोण जो है कितना मिल गया? आई। अब ध्यान से समझते जाना, ये कितना है? कितना मिल गया? आई। ये कितना मिल गया? आई। ठीक है, वही काम इधर भी करते हैं। ये आर है, ये 90 है, तो ये कितना मिला? 90 माइनस आर, और ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचा? फिर वही घटाएंगे ना, 90 माइनस आर, तो घटा देंगे, कितना मिलेगा? आर। दो त्रिभुज है इसमें, ध्यान दो। एक त्रिभुज है ये, एक त्रिभुज है ये। ठीक है, क्लियर है। और इस त्रिभुज में इसका कोण आई है और इस त्रिभुज में इसका कोण आर है। अब दोनों त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज लिखते हैं ए बी और यहां पर ए डैश है। ए बी ए डैश में साइन आई का मान हमको बता दो। लंबटेक कर्ण होता है, तो हम साइन आई पूछे तो ये भी तो 90 डिग्री है, ये भी कितना है? 90 डिग्री है। तो हमको बता दीजिए कि ये कर्ण हुआ ए डैश, क्या ये कर्ण हुआ, यहां पर आई है तो वो लंब हो गया। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, यानी क्या लिखेंगे? बी ए डैश बटे ए डैश। त्रिभुज ए बी ए डैश में हो गया। अब दूसरे त्रिभुज में ले, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर का मान जरा बता दो। ये आर है, ये कर्ण हुआ, ये क्या है? लंब है, तो साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए डैश। कोई दिक्कत? समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2, दोनों को भाग दे दीजिए।
दोनों को भाग दे दीजिए। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर बी ए डैश बटे ए डैश बटे ए बी डैश बटे ए, ये कट गया, ये पलट जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा कि उतने रहेगा, बी ए डैश बटे ए बी डैश। बी ए डैश का मान कितना है, ए बी डैश का मान कितना है, कट के कितना आ गया, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना मिला, तो वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन आर, साइन दोनों तरफ से कटाएंगे कितना मिलेगा, आई बराबर आर, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तन के नियम की व्याख्या, है ना, समझ में आया है, बिल्कुल क्लियर है एकदम ना। ये हाइगेंस का सिद्धांत और ये परावर्तन के नियम की व्याख्या। अगला बच रहा है अपवर्तन के नियम की व्याख्या, जिसमें स्नेल का नियम प्रूफ करना होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, या फिर ये प्रूफ करो कि साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 बराबर n2 बटे n1 बराबर 1 n2 बराबर नियतांक। ये होता है स्नेल का नियम, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 बराबर n2 बटे n1 बराबर 1 n2 बराबर, ये सब एक ही बात होता है, ये सब पढ़ चुके हो, है ना। यही होता है स्नेल का नियम, इसको प्रूफ करना है ना, कोई दिक्कत, तो इसको प्रूफ कर दें, ये कंफर्म है ना एकदम, है, लिखना है तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिखना है घर के लिए आपको आज ही तैयार करना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात सुनिए, एक आदमी था, उसके पुरखों के पास बड़ा दौलत था, ठीक है, तो उसके मतलब पूर्वज जो थे, तो जितना दौलत था एक मंदिर बनवाए और मंदिर में सारे दौलत को क्या किए, रख दिए, ठीक है, एक मंदिर बनवाए और सारे दौलत को रख दिए। अब ध्यान से सुनिएगा बात, आप ही लोगों के लिए है, एक मंदिर बनवाए और सारे दौलत को क्या किए, रख दिए, और मरते समय उससे कह गए कि जब बहुत दिक्कत हो जाए तुमको और गरीबी बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसको निकाल लेना, ठीक है। अब हुआ भी कुछ ऐसा कि 3-4 साल बाद उसकी स्थिति बहुत डाउन हो गई, तो अब सोचा कि अब उसको निकालिए लेते हैं, ठीक है, तो पूरा मंदिर को क्या किया, तोड़वा दिया, है ना, क्योंकि अब उसको मंदिर में बताया गया था कि मंदिर में कहीं ना कहीं है। अब वो खोदना शुरू किया लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो पूरे मंदिर को तोड़ते गया, उखाड़ते गया, हर एक ईंट में देखते गया कि कहाँ है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब एक ओर से खोद रहा है, दूसरे ओर से गरिया रहा है कि पगले थे सब क्या, भर मंदिर खोद गए, कहीं मिलबे नहीं किया, लग रहा है बेवकूफ़े बना के सब गए हैं, कहीं मिलबे नहीं किया। अब परेशान हो गया एकदम, ठीक है। तो एक उस साधु जी जा रहे थे, तो सारी व्यवस्थाएं देखे, तो उनसे अपने जो है कि समस्या को कहा। साधु ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो आपके पूर्वज बताए थे वो किस दिन की बात है, तो कहा कि वो लोग बताए थे कि दीपावली के दिन की बात है, मतलब दीपावली के दिन हम इस खजाने को वहाँ पर गाड़े थे, ठीक है। कब का समय था, तो उन्होंने बताया कि 12 बजे का समय था। आदमी ने बताया कि 12 बजे का समय था, दीपावली के दिन गाड़ा गया था, ठीक है। और क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि मंदिर के शिखर के नीचे जो है गाड़ा गया है, मंदिर के शिखर के नीचे जो है कि खजाने को, तो उसने कहा कि भाई मंदिर के शिखर के नीचे तो सारा का सारा खजाना हम खोद गए और कहीं मिलबे नहीं किया, जो शिखर होता है उसका उसके नीचे, बड़ा परेशान। तो साधु ने कहा कि अच्छा दीपावली का दिन था, 12 बज रहा था और शिखर के नीचे, उसने कहा कि ठीक है, खजाना चाहिए, जो मंदिर तोड़वाए हो उसको फिर से बनवाओ, है ना। बड़ा मेहनत किया, पैसा वैसा जो था थोड़ा बहुत था उसको लगा के फिर से मंदिर क्या किया, बनवा दिया। कहा कि अब दीपावली के दिन का इंतजार कीजिए। तो दीपावली का दिन आया, कहा कि 10 बजे उधार फावड़ा लेके पहुंच जाना, ठीक है। वो भी परेशान कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पैसा लगाए फिर बर्बाद हो जाए, है ना। तो दीपावली का दिन आया
10 बजे कुदार फावड़ा लेके पहुंच गए और 12 बजने का इंतजार करने लगे। जब 12 बजा, ठीक है, तो जो मंदिर का शिखर था उसकी जहां पर परछाई बनी, वो कहा कि वहां पर जाके खोदो। मंदिर का जो शिखर था उसकी जहां पर परछाई बनी, कहा कि वहां पर जाकर खोदो। तो जो परछाई बना था, मंदिर का परछाई बनेगा ना, तो जहां पर परछाई बना था वहां पर खोदा तो खजाना मिल गया। ठीक है, तो उसने कहा था क्या कि मंदिर के शिखर के नीचे। तो वही हम कहना चाहते हैं कि आपको किताब में केवल इतना ही कहेगा कि मंदिर के शिखर के नीचे, लेकिन ये नहीं बताएगा कि मंदिर का शिखर का परछाई लेंगे कि पूरा मंदिर तोड़वा के तुम, है ना। तो वो काम किसका होता है? टीचर का, जो तुमको बताएगा कि नहीं मंदिर नहीं तोड़ना है, उसका जो शिखर का परछाई बन रहा है वहां पर जाओ, उसको खोदो, तुमको खजाना मिलेगा। तो इतना जान लीजिए कि ज्यादा अगर चालाक बनते हैं तो भर मंदिर तोड़ जाइएगा, आपको कुछ मिले उलेगा नहीं। तो जरा हम लोगों की बातों को जरा समझिए, है ना। और समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। अपवर्तन के नियम की व्याख्या 2 लाइन का है, इसको भी देख लीजिए, बस केवल फिगर समझना है। अपवर्तन के नियम की व्याख्या ध्यान से देखिए। अपवर्तन के नियम की जब व्याख्या करते हैं तो हम जानते हैं कि अपवर्तन 2 माध्यम में होता है। एक माध्यम में प्रकाश जाता है और दूसरे माध्यम में एंटर करता है, सघन से विरल चाहे विरल से सघन। तो मान लेते हैं कि 2 माध्यम है, ठीक है, एक ये माध्यम, एक ये माध्यम, एक ये माध्यम है, माध्यम 1 माध्यम 2। इसका हम V1 वेग मान लेते हैं, इसका V2, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 माध्यमों में अलग अलग वेग होता है। शीशे में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ 2 लाख होता है और हवा में 3 लाख होता है। तो वेग क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो इसमें वेग V1 मान लेते हैं, इसमें वेग क्या मान लेते हैं? V2 मान लेते हैं। और फिर वही काम करते हैं, एक तरंगाग्र तिरछा आपतित कर देते हैं इस पर, ठीक है। तो एक तरंगाग्र तिरछा आपतित करते हैं, तो ये तरंगाग्र यहाँ पर पहुंचा। तो जब ये इस पर टकराया तभी अभी वहां पर था, वहीं पर था AB, अभी वो वहीं पर था। तो जब ये टकरा गया है तो टकरा के फिर अपवर्तित होगा ना, अब परावर्तित नहीं होगा। अब इसमें क्या हम निकाल रहे हैं? अपवर्तित। तो अपवर्तित होता है तो थोड़ा सा, अगर ये सघन है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अगर विरल है तो अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। चलो मान के चलते हैं कि सघन है, ये क्या है? सघन है, ये क्या है? विरल है। तो ये थोड़ा सा ऐसे झुका दीजिए और यहाँ पर अभिलंब खींच दीजिए, ठीक है। ये रहा तुम्हारा अभिलंब, कोई दिक्कत? तो अभिलंब के साथ जो इसका कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आपतित कोण I। ध्यान से सुनते जाइएगा। और ये रहा तुम्हारा तरंगाग्र AB, ठीक है। तो जब A इस पर टकरा चुका है, A टकराया तो अभी B वहीं पर था, तो B जब इस पर टकराएगा तो वो A यहां से निकल चुका होगा बाहर, होगा कि नहीं? तो मान लीजिए कि ये इस पर क्या हुआ? टकरा गया। ये इस पर क्या हुआ? टकरा गया। ये इस पर टकराया, ये A' है, ये इस पर टकराया, ठीक है। तो जब ये टकराया तो ये आगे की तरफ निकल चुका होगा। तो मान लीजिए कि t = 0 पर इस पर टकराया था और t समय में ये इस पर टकरा गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये कितना है? आज समय कितना था? तो V1 × t होगा कि नहीं होगा? V1 × t। उतना ही समय में ये कितना चलेगा? V2 × t चलेगा, क्योंकि यहां पर वेग कितना है? समय तो उतना ही है, यहां भी समय t है, यहां भी समय t है। तो हमको ये बताइए कि ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना दूरी लिया है? V1 × t, क्योंकि यहां पर वेग कितना है? V1 है और समय कितना है? लेकिन ये दूसरे माध्यम में वेग कितना है? V2 है और समय कितना है? t है। तो V2 × t दूरी चलेगा। तो V2 × 2 दूरी का एक चाप लेके क्या करेंगे? काट देंगे। और मान लेंगे कि ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लिए? V2 × t। और यहाँ पर A है, इसको हम A' चाहे B' मान लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर ये टकराने के बाद और यहाँ पर आके इसको क्या करेंगे? मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से जाएगी, ऐसे ये निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा।
तो ये देखो, ये आपतित तरंगाग्र हो गया, ये परावर्तित तरंगाग्र हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दो। अब यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, और इसके साथ ये अपवर्तित किरण है ना, तो अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कितना कोण बनता है? आर कोण बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, फिर वही काम करते हैं, बस ये खाली फिगर बनाना है तुमको। अब खाली ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर कोण कितना बना है? आई। ये और इसके बीच में कितना कोण है? तो ये कितना बचा? 90 माइनस, और ये पूरा कोण कितना है? 90, तो ये कितना बच गया? कंफर्म, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखिए, ये कितना कोण है? ये कितना कोण है? ये पूरा कोण कितना है? तो ये कितना बचा? 90 माइनस, ये पूरा कोण कितना है? 90, ये कितना है? 90 माइनस, तो ये कितना बच गया? ठीक है। फिर दो त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना। एक त्रिभुज में ये कोण है जिसका कोण कितना है? आर है, और एक त्रिभुज में ये कोण है जिसका कोण कितना है? आई है। हमको दिखाना है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2 बराबर N2 बटे N1 बराबर 1 N2 बराबर नियतांक। चाहे कहीं दिखा दो, कोई बात नहीं। तो दो त्रिभुज है, लेते हैं त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में साइन आई का मान बताओ। साइन आई बराबर, बोलिए, ये है लंब है, ये क्या है? कर्ण है। तो बी ए डैश बटे ए डैश यानी V1 इंटू टी बटे ए डैश करें, इसका दूरी कितना है? V1 इंटू टी। चलिए त्रिभुज दूसरे में लेते हैं, ए डैश बी डैश में साइन आर का मान बताओ। ये साइन आर है, ये साइन आर है, ठीक है। ये तुम्हारा कर्ण है, ये क्या है? लंब है, तो लंब बटे कर्ण यानी ए बी डैश बटे ए डैश यानी साइन आर बराबर मिलेगा, ये कितना है? V2 इंटू टी बटे ए डैश, भाग दे दें, ठीक है। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 इंटू टी बटे ए डैश, अब भाग दिए तो ये पलट गया, ए डैश और V2 इंटू टी, तो ए डैश कट गया, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना मिला? ये टी से टी कटा, V1 बटे, प्रूफ हुआ, ठीक है। अब V1 का मान होता है C1 बटे N1, चूंकि V1 बराबर होता है C बटे N1, C प्रकाश का चाल है निर्वात में, और V2 बराबर होगा C बटे, तो वहाँ रख दो, तो यहाँ पर रखिए। चलिए साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 का मान रखो C बटे, C बटे, C से C कटा, ये पलट जाएगा, तो साइन आर बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे, इसी को कहते हैं 1N2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, जो कि होता है नियतांक, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। यही है अपवर्तन के नियम की व्याख्या। चैप्टर समाप्त, ठीक है। हाँ।